Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. Let's mic bookmark. लेट्स माइक के इस मंच से मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं उपस्थित हूं एक पुस्तक के साथ जिसका नाम है एक गधे की आत्मकथा, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। अब इस पुस्तक के विषय में बात करने से पहले मैं आपको कृष्णचंद्र जी के विषय में बता देता हूं कि कृष्णचंद्र जी उर्दू और हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक थे। वे अपनी प्रगतिशील और यथार्थवादी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास, लघु कथाएं और रेडियो नाटकों सहित कई साहित्यिक कृतियां लिखी। उनका जन्म 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद पंजाब में हुआ। उन्होंने लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे प्रगतिशील लेखक और आंदोलन से जुड़े थे और उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर लिखा। भारत के विभाजन के बाद उन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू किया। 8 मार्च 1977 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके साहित्यिक योगदान की अगर मैं बात करूं तो कृष्णचंद्र जी ने 20 से अधिक उपन्यास और 30 से अधिक लघु कहानी संग्रह भी लिखे। उनकी रचनाओं में कश्मीर के ग्रामीणों का जीवन, विस्थापित लोगों और शहरी जीवन के चित्रण मिलते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो उपन्यासों में शिकस्त, मिट्टी के सनम, गद्दार, एक गधे की आत्मकथा, जब खेत जागे, 52 पत्ते। कहानियों में जामुन का पेड़, माँ लक्ष्मी का पुल, आईने के सामने। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। उनकी रचनाओं में भाषा, अनुवाद और ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलती हैं आपको, क्योंकि उन्होंने अनुवाद भी काफ़ी किए हैं। उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। तो ये कृष्णचंद्र जी के विषय में आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया है। और अब मैं अपनी इस पुस्तक पर आता हूँ जो मैंने हाल ही में पढ़ी है, जिसका नाम है एक गधे की आत्मकथा, और उसके बाद दूसरी एक गधे की वापसी, और उसके बाद एक गधा नेफा में। तो हम एक एक पुस्तक पर बात करते जाएंगे एक एक अलग अलग एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं एक गधे की आत्मकथा के बारे में बात करूंगा। एक तो ये जो किताब है ना, ये हमारे समाज के ऊपर, हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर, आम जन की जिंदगी के ऊपर, आम नागरिक को लेकर और सरकारी तंत्र को लेकर, उन सब के ऊपर एक इतना अच्छा कटाक्ष है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तो ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें आपको हंसी नहीं आए कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो उन्होंने एक गधे को अपना माध्यम बनाया है। अब आप उस गधे को एक व्यक्ति भी मान सकते हैं, गधा मानना चाहें तो गधा भी मान सकते हैं, या फिर जो भी जानवर आपको पसंद हो, पशु पक्षी कोई भी, वो मान लीजिए। और आप देखिए वो गधा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आपको लगेगा कि ये सब हमारी तो कहानी है, ये सब हमारे आसपास इर्द गिर्द ही तो घटित हो रहा है। जैसे मैं इस पुस्तक में आपको बताता हूँ कि गधे का क्या होता है। बेचारा अपने गाँव को छोड़ के और ये आ जाता है दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में ये अपना एक मालिक चुन लेता है किसी और को, जो एक धोबी होता है। और वो बेचारा कपड़े धोते हुए एक मगरमच्छ उसे खा जाता है, और उसकी बीवी बच्चे अकेले रह जाते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा है कि जब मैं दिल्ली आया तो मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। अबे ये क्या बकवास है भाई। मतलब पुलिस वाले ने जब उसको पकड़ा तो पूछा कि भाई ये क्या बकवास है, तेरा नाम गधा, बाप का नाम गधा, दादा का नाम गधा। अलग अलग होते हैं, जैसे मेरे बाप का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मेरा ये। तो गधा बोलता है कि देखो हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच कहता हूँ, हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते। जो बाप का नाम होता है वही बेटे का नाम होता है। और हमारी वंशावली आप देख लो तो 600 साल पहले भी अगर आप कहोगे, अच्छा एक बात वो कहता है कि पुलिस वाले को कि आप बताओ आपके परदादा का नाम क्या था, तो वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता मेरे परदादा का नाम क्या था। वो कहता है, लेकिन गधा कहता है मैं तो बता सकता हूँ, मेरे परदादा का नाम तो गधा ही था। तो ऐसी बड़ी आपको हंसी आएगी इसमें। लेकिन मैं कहानी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कहानी शुरू होती है और वो गधा अपनी जो उसका मालिक होता है, जब वो चला जाता है इस दुनिया से, तो उनके बच्चों को और उनकी बीवी के लिए वो न्याय मांगने के लिए, उनकी थोड़ी रोजगार के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए वो जाता है अलग अलग विभागों में। और जैसा कि हमारे यहाँ के सरकारी विभाग होते आए हमेशा से और आज भी, कि आप एक विभाग में जाइए तो वो बताएंगे कि नहीं साहब ये फाइल तो चलेगी नहीं, आपको दूसरी फाइल बनवानी पड़ेगी, ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं है, ये तो फलाने विभाग का है। वो बेचारा दूसरे विभाग में जाता है, फिर वो दूसरे में जाता है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि उसके धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया था। तो कोई कहता है कि नहीं ये तो आपदा का मामला है।
कोई कहता है ये तो पानी का मामला, कोई कहता है ये वन्य जीवों का मामला है, कोई कहता है कि नहीं ये म्युनिसिपैलिटी का मामला है। तो ऐसे अलग अलग विभागों में उसको दौड़ाते रहते हैं और वो बेचारा कहीं भी न्याय नहीं पा पाता। इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है, दौड़ता दौड़ता गधा पहुंच जाता है नेहरू जी के पास। अब नेहरू जी से जो उसकी चर्चा होती है वो बड़ी गजब की होती है। वो नेहरू जी से कहता है कि क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ, हालांकि मैं एक गधा हूँ। तो नेहरू जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे गधे इंटरव्यू लेने के लिए आते रहते हैं, वो तो इंसान है, कम से कम तुम कहते रहे हो कि भाई मैं गधा हूँ और मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। और इंटरव्यू शुरू होता है, उनके बीच में बातचीत होती है कि कैसे कैसे क्या क्या किया है और आज आम जनता की समस्याएं क्या हैं। नेहरू जी भी अपनी बातें बताते कि भाई देखो, रातों रात कोई भी चीज़ बदल नहीं सकती। गधा उनकी विदेश नीति की तारीफ करता है क्योंकि गधा समझदार होता है, बड़े तरीके से बात करता है वो भी। लेकिन यहाँ ऐसी प्रक्रिया बनती है पूरी पुस्तक में कि वो कहता है कि अगर आप मेरी एक बार सवारी कर लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो नेहरू जी उस गधे के ऊपर बैठ के उसकी सवारी करके उसको बेचारे को, जैसा इस पुस्तक में लिखा है, जो कटाक्ष के रूप में भेज देते हैं। इसके बाद में गधा जब नेहरू जी से मिल लेता है तो वो मीडिया के लिए और हम सब लोगों के लिए, जनता के लिए, जैसा कि होता आया है कि आप किसी बड़े व्यक्ति से मिल लो तो आप अचानक से रातों रात एकदम स्टार बन जाते हो कि अरे ये तो उनसे मिल के आया है, इसकी तो कितनी जान पहचान होगी, ये होगा वो होगा। और मीडिया उसको घेर लेती है पूरा का पूरा चारों तरफ और उससे बातें करने लगती है कि नेहरू जी से आपकी क्या बात हुई, ये हुआ वो हुआ। इसी बीच में एक सेठ जो इस गधे को देख लेता है और इस गधे के पास वो जाके पता करता है कि भाई क्या क्या नेहरू जी से बात हुई, और उसे लगता है कि नेहरू जी के साथ में इसकी कुछ योजना बनी है किसी ठेके को लेकर, किसी बड़ी फैक्ट्री को या किसी उसको कंपनी को बनाने को लेकर कि भाई गरीबों के लिए क्या किया जा सकता है। और नेहरू जी ने करीब इसको 25 करोड़ रुपए देने का वादा किया है जो इसके पास है। तो वो सेठ इस गधे को पता नहीं चलने देता और इसको अपने घर ले जाता है और कहता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, ये करूंगा, और इसके लिए बड़े बड़े जलसे करवाता है। उसके बाद में नेहरू जी से मिलने के बाद में वो सेठ इनको पकड़ लेता है गधे को, और सेठ जब अपने साथ ले जाता है तो उनके लिए बड़ी बड़ी पार्टियां करवाता है। जैसे इसमें लिखा है कि निकलता गधे के जुलूस का चांदनी चौक से, और फूल बरसना स्त्रियों का झरोकों से, मानपत्र भेंट करना म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान का और उत्तर गधे का। तो सेठ उनके लिए जुलूस का आयोजन करवाता है कि भाई आप तो बहुत अच्छे गधे हैं, आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मुख्य बात नहीं बताता कि क्यों मिलना चाह रहा है इनसे। उसके बाद में गधे का जुलूस निकलता है साहब, उनके ऊपर मालाओं की, पुष्पों की बौछार होती है। और वहीं एक सेठ की लड़की होती है, तो सेठ की लड़की गधे से शादी करने को भी तैयार हो जाती है। अब इस कटाक्ष को आप समझिए कि दुनिया में अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या आपका नाम है, तो ये नहीं देखा जाता कि आप क्या हैं, बस पैसा मिलना चाहिए। अब उसके लिए चाहे गधे से शादी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वो सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। वहीं गधे जी आगे जाके एक पार्टी में मिलते हैं उनसे, जहाँ पे वो जाते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है कि प्रवेश करना गधे का एक क्लब में और नागरिकों के सम्मुख सौंदर्य प्रतियोगिता का भाषण देना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो क्या होता है कि गधे को बुलाया जाता है कि भाई आप सम्माननीय व्यक्ति हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है, तो सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो आप आइए। और एक सौंदर्य की प्रतियोगिता होती है जिसे हम कहते हैं ना, ये विश्व सुंदरी कौन बना या मिस इंडिया कौन बना, इस सब की प्रतियोगिता में उनको बुलाया जाता है। तो वहाँ गधा देखता है कि भाई शरीर का पूरा नाप तोल लिया जा रहा है, चेहरे की सुंदरता देखी जा रही है, होठ किसके पतले हैं, किसके नुकीले हैं, किसके कैसे हैं, किसका सीना कैसा है, सारी चीज़ें, किसी के घुटने कैसे हैं, वो सब नापा जा रहा है। और वो कहता है कि यार ये, और उसके बाद में ये गधा एक बहुत ही बढ़िया भाषण देता है जिसके कुछ अंश मैं आपको बताता हूँ कि, और ये सच्चाई भी है। वो कहता है कि हम किस सुंदरता की बात कर रहे हैं। सुंदरता अगर आप देखेंगे तो एक किसान की बीवी में भी हो सकती है, एक आम नागरिक में भी हो सकती है, बस क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो यहाँ तक आ नहीं सकती और इस तरीके को, इस तौर तरीके को वो जानती नहीं है, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन क्या वो सुंदर नहीं है? और जिन लोगों को आप सुंदर कह रहे हैं, उन्होंने कभी भी वो गरीबी के थपेड़े झेले ही नहीं, वो समस्याओं का सामना ही नहीं किया, बस एक आम जीवन जीते रहे जो अच्छा सब कुछ उनको मिलता रहा, तो इसमें सुंदरता कहाँ रही? तो सुंदरता तो असल में देखनी चाहिए हमें व्यक्ति की, ना कि उनके नापने की। अब वो कहता है कि जैसे किसी के प्रेम को नापा थोड़ी जा सकता है, किसी आंखों की ममता को थोड़ी नापा जा सकता है, किसी का ममत्व नहीं नापा जा सकता, किसी का दुलार नहीं नापा जा सकता। आप शरीर के अंगों की इंच टेप से लंबाई ले सकते हैं सुंदरता के लिए, लेकिन जो अंदर के भाव हैं वो कहाँ? और जो कि संसार में होता है कि अगर आप ज़्यादा सच बोलते हैं और ज़्यादा खरी सच्चाई आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो आपका स्वागत कोई आओ भगत से नहीं होता, आपको वहाँ से हटा दिया जाता है कि भैया आप अपना काम करो, हमें हमारे झूठ के साथ खुश रहने दो। तो वही इस गधे के साथ होता है कि इसको भी वहाँ से भगा दिया जाता है।
उसके बाद में गधा भागता भागता पहुंच जाता है एक, मैं बताना चाहूँगा आपको इसमें कि साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी में उसकी चर्चा होती है बड़े बड़े लोगों से, और ये चर्चा ना आप पढ़ेंगे ना, देखिए हंसी बहुत आएगी आपको इसको पढ़ते समय, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको असल समस्याओं के बारे में पता चलेगा, असल जिंदगी के बारे में पता चलेगा, जो हमारी दुनिया में चारों तरफ एक चल रहा है, एक चक्र बना हुआ है चीज़ों का चलने का, कि कलाकारों को लेकर कैसी सोच है, या जो पढ़े लिखे लिखने वाले उपन्यासकारों के सामने कैसी कैसी समस्याएं हैं। आज अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो आज भी वही समस्याएं जो पुराने समय में चली आ रही थी, कि उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, उनका साहित्य चल रहा है या नहीं चल रहा, अकादमी उनके लिए क्या कर रही है। तो वो एक चर्चा होती है। मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ आपको। मैंने कहा आपको इस बात पर फक्र करने की या शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना विचार है। खैर छोड़िए इस बात को। मैंने बात को पलटते हुए कहा, मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का शौक रहा है, क्या मैं अकादमी का मेंबर नहीं बन सकता? गधा कह रहा है। बस यही तो खराबी है, अकादमी के मेंबर बोल रहे हैं कि बस यही तो खराबी है, यही कि आपको पढ़ने लिखने का शौक है। मुझे समझाते हुए बोले, वास्तव में हमारे यहाँ के जो मेंबर होने चाहिए उनके लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये कि हम 50 वर्ष से अधिक इधर की आयु के लेखकों को अपना मेंबर बनने ही नहीं देते। अब देखिए ये बड़ी समस्या है कि आप देखेंगे अकादमियों के मेंबर और ये सारी चीज़ें जो पहले भी और अब भी देखते हैं, कोई युवा थोड़ी होते हैं, काफ़ी उम्र होती है उनकी, और उसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है इसमें। और उसके अलावा यहाँ पे साहित्य की चर्चा नहीं होती। इसमें लिख रहा है पुस्तक में कि यहाँ होती है रोगों की चर्चा, बीमारियों की चर्चा। तो कहता है कि फिर क्या किया जाए इसके लिए, कि भाई देखो हम तो तुम्हें मेंबर नहीं बना सकते, इसलिए हमारा लेखक और उन सबसे कोई विचारों से कोई मतलब नहीं है। जैसे वो कहता है कि मेरा संकेत मानवतावादी, जनतंत्रवादी, साम्यवादी, प्रगतिशील लेखक विभिन्न संघों से, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ गधा फिर यही बात कहता है कि भाई अकादमी का जो काम है, अकादमी का जो कर्तव्य है, वो तो ये है ना कि अपने लेखकों का ध्यान रखे, उनके साहित्यों को लिखने के लिए प्रोत्साहन दे। और प्रोत्साहन का तरीका एक ही है कि आप उनके जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, अगर उनके लिए वो सॉल्व हो जाएंगी तो लिखने पढ़ने में, अपनी क्रिएटिविटी में ध्यान दे पाएंगे। लेकिन वही जो साहित्य की जिसमें चर्चा होती है, आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद जो गधा है वो आगे जाके पहुंचता है एक चित्रकार, कलाकार, संगीत वालों की सभा में। और वहाँ पे क्या होता है कि वो संगीत के विषय में, चित्रों के विषय में बात कर रहा है। और इसके बाद में दोबारा से उस सेठ की लड़की जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, वो इसको पकड़ने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास 25 करोड़ का एक चेक है जिससे ये कंपनी खोलने वाला है, और ये मुझसे शादी कर लेगा तो 25 करोड़ का चेक मेरा हो जाएगा। अब इस पूरे उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे कि अंत में क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये पढ़िएगा कि 25 करोड़ का चेक है या नहीं है, गधे की उस लड़की रूपवती से शादी होती है या नहीं होती, उस सेठ के लिए फ़ायदा होता है या नहीं होता, नेहरू जी ने जब इनसे मिले थे तो क्या क्या योजनाएं बनी थी, किस किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ने की सोची थी। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इतना हंसेंगे। आगे की पुस्तक के विषय में मैं बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है। तो आप इस पुस्तक को तब तक पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। और आप भी मेरे साथ अपने कोई नए अनुभव इस पुस्तक को पढ़ के लगते हैं तो मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। लेट्स माइक के मंच से मैं जितेंद्र शर्मा एक नई पुस्तक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.